नमस्कार दोस्तों, मैं जीके भाई रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बच्चों, आज फिर हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने हरियाणा ग्रुप डी व सिटी मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उसी क्रैश कोर्स को आज फिर से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आज की जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है बच्चों, इसमें हम चर्चा करेंगे हरियाणा का। जो हमने पहले नदियों का टॉपिक पढ़ लिया है, जो पहले 2 क्लास थी बच्चों, हरियाणा की नदियों के टॉपिक को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और आज उसी टॉपिक का हम टेस्ट लगाने वाले हैं, एमसीक्यू पढ़ेंगे बच्चों। तो सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कृपया कमेंट करके अवश्य अपनी राय दें। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। और एक सूचना और दे देता हूं बच्चों मैं आपको कि हमारा जो मेन टारगेट रहेगा सिटी मेंस का जो आपका एग्जाम है, उस तक ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। अगर आपने हमारी अन्य वीडियो देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई है हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी के नाम से, आप वहां जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन है, हरियाणा के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों, जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, सबसे पहले यही बात पढ़ा था हमने कि जो हरियाणा का अपवाह तंत्र है, ये कितने प्रकार का है, कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है। तो बच्चों, जो हरियाणा का अपवाह तंत्र है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। हमने चर्चा की थी जो नदियां है पहाड़ों से निकलती है बच्चों, और हरियाणा के 2 भाग के ऊपर पार पड़ते हैं। एक भाग है शिवालिक का क्षेत्र और दूसरा है अरावली का क्षेत्र। इन 2 भागों से बच्चों हरियाणा में नदियां निकलती है। भविष्य में कभी भी पूछ लिया जाए कि हरियाणा का अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा का अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उत्तरी अपवाह तंत्र का निर्माण कहां से होता है। बच्चों, हरियाणा के 2 अपवाह तंत्र थे, एक था उत्तरी अपवाह तंत्र, एक था दक्षिणी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अरावली श्रृंखला, ऑप्शन बी है शिवालिक श्रृंखला, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, उत्तरी अपवाह तंत्र का निर्माण कहां से होता है। तो बच्चों, उत्तरी अपवाह तंत्र वो है जहां हरियाणा की उत्तरी दिशा में से नदियां निकलकर बहती है। और हमें पता है हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है बच्चों, ये कौन सी पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो ये है शिवालिक पहाड़ी से घिरा हुआ। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी ऊपरी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऊपरी भी बोल सकते हैं और उत्तरी भी अपवाह तंत्र बोल सकते हैं बच्चों। हमने जब हरियाणा की नदियां स्टार्ट की थी, उससे पहले हमने उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां बताई थी, दक्षिण अपवाह तंत्र की बताई थी, और ये भी बताया था किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं बच्चों। और देखिए, हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है घग्गर, उत्तरी अपवाह तंत्र का भाग है बिल्कुल, क्योंकि शिवालिक के क्षेत्र से निकलती है बच्चों। ऑप्शन बी है मारकंडा, मारकंडा भी क्या है, शिवालिक क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन सी है साहिबी, साहिबी अरावली के क्षेत्र से निकलती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उत्तरी अपवाह तंत्र का हिस्सा साहिबी नदी नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हरियाणा के दक्षिणी भाग से होता है। पूछा गया है नदी का नाम कौन सी नदी है जो हरियाणा के दक्षिणी भाग से निकलती है। ऑप्शन ए है कृष्णावती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इंदौरी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है दोहान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि हमने चर्चा की थी हरियाणा की 4 प्रमुख नदियां है जो दक्षिणी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, साहिबी, दोहान, कृष्णावती और इंदौरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। बिल्कुल चित्र के माध्यम से हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया था। और पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है बच्चों, सोमवेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद है, इन सभी के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो बच्चों, हरियाणा में जो बहने वाली नदियां है, इन नदियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो बच्चों, कृष्ण देव पायन द्वारा लिखित वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है बच्चों हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन। अगला देखिए, ऋग्वेद के लेखन का कार्य किसने किया था। पढ़ा था बच्चों क्लास में बिल्कुल हमने
जो ऋग्वेद है इसका जो लेखन है यानी कि लिखने का जो कार्य है बच्चों किसने किया था? तो बच्चों ऋग्वेद को लिखने का जो कार्य किया था, ऑप्शन ए है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी है कृष्ण देव पायन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो बच्चों कृष्ण देव पायन ने इसको लेखन का कार्य किया था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महर्षि वेदव्यास, क्योंकि उसने वेदों की रचना की थी बच्चों। तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। महर्षि वेदव्यास ने बच्चों कुल वेदों की रचना पूछी तो 4 वेदों की रचना की थी, लेकिन एक महाकाव्य भी लिखा था बच्चों जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, और जो वो महाकाव्य था उसका नाम क्या था, महाभारत। क्योंकि महाभारत का जो लेखन का कार्य किया था वो भी किसने किया था बच्चों, महाभारत के जो लेखन का कार्य किया था वो भी जिसने ऋग्वेद का लेखन का कार्य किया, जिनका नाम था बच्चों महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में प्रवाहित नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? पहले बच्चों हमने वेद के बारे में चर्चा की थी, और अब पूछा गया है जो हरियाणा राज्य में नदियां बहती है इनका वर्णन किस पुराण में मिलता है? बच्चों याद रखनी है पुराण की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है, और इन 18 में से एक पुराण है जिसमें हरियाणा में जो नदियां बहती है उनका जिक्र किया गया है बच्चों। तो उस पुराण का नाम क्या रहेगा, वामन पुराण रहेगा। और वामन पुराण में ये लिखा गया है कि बच्चों हरियाणा में 7 बड़े जंगल होते थे, और इन 7 बड़े जंगलों में क्या थी, 9 नदियां बहती थी बच्चों। कितनी नदियां बहती थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 बड़े जंगल होते थे और इन जंगलों में 9 नदियां बहती थी बच्चों। तो जो साथी हमसे पहली बार जुड़ा है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हमारी जो भी क्लास आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। मेनली जो हमारी क्लास रहती है बच्चों ये 8:30 PM रहती है पर डे। अगला क्वेश्चन देखिए, वामन पुराण के सदरम में कौन सा वाक्य सत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा में 9 बड़े जंगल होते थे जिसमें 9 नदियां बहती थी, गलत है। हरियाणा में 9 बड़े जंगल होते थे जिसमें 7 नदियां बहती थी, ये बात भी गलत है, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी। तब तक आप भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सही रहेगा। हरियाणा में 7 बड़े जंगल होते थे जिसमें 9 नदियां बहती थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो हरियाणा में वामन पुराण के अनुसार बच्चों 7 बड़े जंगल होते थे और इन 7 बड़े जंगलों में 9 नदियां बहती थी। अगला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए हरियाणा में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी के बारे में पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन ए है गंगा, गंगा हरियाणा में नहीं बहती। ऑप्शन बी है यमुना, हरियाणा में बहती है बिल्कुल। सरस्वती बिल्कुल हरियाणा में बहती थी लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन डी है घग्गर, घग्गर तो बच्चों बरसाती नदी है, अगर बरसात का मौसम आएगा तो ये नदी बहेगी, लेकिन जब बरसात का मौसम चला जाएगा तो इस नदी का पानी सूख जाएगा। तो हरियाणा में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है यमुना नदी। हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी भी है यमुना नदी। अगले की ओर बढ़ते हैं, यमुना नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? यमुना नदी का प्राचीन नाम पूछा गया है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था? सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया है अरुणा। अरुणा बच्चों किस नदी का प्राचीन नाम था, हमने अच्छे से पढ़ा है, अरुणा मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी है कसोती, तो कसोती किसका नाम था बच्चों? कृष्णावती नदी का नाम था। हाकड़ा किस नदी का नाम था बच्चों? घग्गर नदी का नाम था। ऑप्शन जो डी बच गए बिल्कुल सही रहेगा, चाहे आपको याद हो या नहीं हो। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी कालिंदी, क्योंकि कालिंदा नामक पर्वत से निकलती थी बच्चों यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी के उपनाम के बारे में पूछा गया है बच्चों। तो हमने जिक्र किया था जब यमुना नदी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। यमुना थी जो बच्चों ये यम की बहन थी और सूर्य की पुत्री थी, तो ये दोनों नाम तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी दिया गया है खुला नाला। तो बच्चों ये जो नदी है प्रमुख शहरों से, बहुत सारे शहरों से, जैसे करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, मथुरा, ऐसे शहरों से, इलाहाबाद जैसे शहरों से निकलती है। और इन शहरों में जितने भी कारखाने बच्चों इन सभी का पानी इस नदी के अंदर डाल दिया जाता है, जिस वजह से ये नदी प्रदूषित हो चुकी है। और प्रदूषित होने के कारण इसी नदी को बच्चों नाला की संज्ञा दी गई। लेकिन आगे है खुला नाला। खुला नाला क्योंकि नदी है बच्चों बहुत बड़ी है, इसीलिए इसे खुला नाला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी के उद्गम से संबंधित कौन सा वाक्य असत्य है? यानी कि असत्य वाक्य की खोज करनी है बच्चों हमें। ऑप्शन ए है गढ़वाल हिमालय, तो बिल्कुल ये असत्य नहीं है, गढ़वाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। बंदरपुछ की पहाड़ी, ये भी बिल्कुल सही बात है, बंदरपुछ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी सही है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन डी है अरावली श्रृंखला, तो बच्चों अरावली श्रृंखला है ये गलत रहेगा, क्योंकि इसका जो उद्गम होता है ये शिवालिक के क्षेत्र से होता है, हिमालय पर्वत से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही रहेगा। यमुना नदी के उद्गम से संबंधित कौन सा वाक्य असत्य है? तो यही वाक्य है बच्चों जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बात की गई है जो यमुना नदी है बच्चों हरियाणा के किस स्थान पर प्रवेश करती है। देखिए इस प्रकार हमारा एक जिला है जो बिल्कुल पूर्वी भाग के ऊपर पड़ता है हरियाणा के, इस प्रकार है बच्चों। और उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य है बच्चों, गढ़वाल हिमालय है, बंदरपुछ की पहाड़ी है, चंपासर ग्लेशियर का भाग है, बंदरपुछ की पहाड़ी है, चंपासर ग्लेशियर का एक भाग है बच्चों जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, और हरियाणा में प्रवेश करते ही बच्चों एक हमारा नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है कालेसर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आता है। उस नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच यह नदी बच्चों हरियाणा में प्रवेश करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कालेसर, बिल्कुल सही रहेगा। कालेसर के बिल्कुल बीचों बीच कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नामांकन है कालेश्वर महादेव मठ के कारण पड़ा बच्चों, उसी के बिल्कुल बीचों बीच यह नदी हरियाणा में प्रवेश करने का कार्य करती है। उसके बाद हरियाणा की बिल्कुल सीमा के ऊपर, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा के ऊपर करनाल, पानीपत, सोनीपत व दिल्ली के बीचों बीच निकलकर फरीदाबाद व पलवल के हसनपुर गांव तक बहती है। उसके बाद बच्चों यह जो नदी है इलाहाबाद की तरफ चली जाती है। इलाहाबाद में बच्चों, इलाहाबाद में एक तरफ से बच्चों हमारी जो नदी है वो आ रही थी जिस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी आ रही थी और गंगा के अंदर यह नदी मिल जाती है। तो अगर पूछ ले किसकी सहायक नदी है बच्चों, तो यह गंगा की एक सहायक नदी है। अगला है निम्न में से किस जिले की सीमा से होकर यमुना नदी नहीं बहती? तो बच्चों अभी हमने चर्चा की है हरियाणा के पूर्वी भाग के ऊपर बहती है यह नदी, और पूर्वी भाग पे जो हमारे जिले पड़ते हैं, जैसे सबसे पहले एक जिला आता है जिसका नाम है यमुनानगर बच्चों, उसके बाद एक जिला आता है करनाल, उसके बाद जो जिला है उसका नाम है पानीपत, उसके बाद जो अगला जिला आएगा सोनीपत आएगा, उसके बाद फरीदाबाद के अंदर आती है, और लास्ट में पलवल में आती है। अब इन सभी जिलों में से बच्चों हमें देखना है कौन सा जिला ऑप्शन में नया मिल रहा है इन सभी को छोड़ के, तो कौन सा है बच्चों? नुहू है, क्योंकि पलवल तक बहती है, पलवल के बाद नूह आता है, लेकिन नूह से पहले ही पलवल का एक हसनपुर गांव है, उस गांव को छोड़कर बच्चों ये कहाँ मिल जाती है? ये उत्तर प्रदेश की सीमा में चली जाती है और आगे जाके गंगा में मिल जाती है। अगला है निम्न में से किस गांव से यमुना नदी उत्तर प्रदेश की ओर प्रवेश कर जाती है? तो बच्चों अभी हमने चर्चा किया था एक पलवल जिला है हमारा, पलवल जिला है, और पलवल जिले का गांव है जिसका नाम है हसनपुर। हसनपुर लास्ट गांव है बच्चों जो हरियाणा की सीमा में यमुना नदी बहती है। इस गांव से हमारी यमुना नदी उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में आगे चल के एक स्थान आता है जिसका नाम प्रयागराज है वर्तमान में, पहले इलाहाबाद होता था, वहां से गंगा नदी निकलती है बच्चों। इस नदी ने कुल 1376 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद यह गंगा के अंदर मिल जाती है और गंगा की सहायक नदी कहलाती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही रहेगा हमारा। अगला देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाती है बच्चों, तो भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गंगा नदी, और गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी है बच्चों
जो अपना पानी प्रयागराज के अंदर जाके पूरा का पूरा गंगा को दे देती है, तो क्या कहलाएगी बच्चों? गंगा की सहायक कहलाएगी। तो अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारा जो यमुना है बिल्कुल सही रहेगा। यमुना की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, प्रदेश की एकमात्र बारहमासी या सदानीर नदी कौन सी है? सबसे पहले बारहमासी या सदानीर को समझना है। बारहमासी यानी कि 12 के 12 महीने जिस नदी के अंदर पानी रहता हो, जो बहती हो, और सदानीर यानी कि सदा प्लस में नीर, दो शब्दों का मेल है बच्चों। सदा का मतलब होता है हमेशा और नीर का मतलब पानी। जिस नदी के लिए अंदर हमेशा के लिए पानी रहता हो, जो हमेशा बहती हो, उसको सदानीर नदी बोलते हैं। तो बच्चों देखिए घग्गर है। घग्गर क्या है? हमारी प्रमुख मौसमी नदी है, जो मौसम के अनुसार बहती है। टांगरी नदी है, ये भी बारिश के मौसम में बहती है। इंदौरी नदी है बच्चों। इंदौरी नदी भी क्या है? जब बारिश का मौसम आता है तो बहती है, बाद में सूख जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश की एकमात्र बारहमासी नदी है जिसका नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी निम्न में से किन किन राज्यों को अलग करने का कार्य करती है? तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि हरियाणा का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग के ऊपर यमुना नदी प्रवेश करती है और पूर्वी भाग के ऊपर ही बहती है। अब देखिए, यहां यमुना नदी ने प्रवेश किया था जो हरियाणा का पूर्वी भाग था। पूर्वी भाग के ऊपर प्रवेश करके पूर्वी भाग के ऊपर यह नदी बहती है। हमें देखना है हरियाणा का जो पूर्वी भाग है, इस भाग पर कौन सा राज्य पड़ता है बच्चों? तो देखिए, हरियाणा का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन पे चलते हैं। हरियाणा व पंजाब नहीं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के पश्चिमी भाग पे है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी है हरियाणा हिमाचल, ये भी गलत होगा क्योंकि हिमाचल हरियाणा के उत्तरी भाग में है। हरियाणा राजस्थान, ये भी गलत होगा बच्चों, क्योंकि राजस्थान हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग पे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा के पूर्वी भाग पे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और जो यमुना नदी है हरियाणा व उत्तर प्रदेश को अलग करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, उत्तर आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण बरसाती नदी कौन सी है? हरियाणा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बरसाती नदी के बारे में पूछा गया है। बरसाती नदी वह नदी होती है बच्चों जो बरसात के मौसम में बहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी साथी। तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं बच्चों, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके सामने लेके आना चाहता हूं वो 1 मिनट पहले बच्चों उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाई रविंद्र सर नाम से, इंस्टाग्राम ग्रुप है जीके बाई रविंद्र सर नाम से, फेसबुक है जीके बाई रविंद्र सर नाम से, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन ए है कौशल्या, ऑप्शन बी है मारकंडा, ऑप्शन सी है घग्गर और ऑप्शन डी है चौटांग। जब हमने बच्चों घग्गर नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इसी बात को पढ़ा था कि हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण बरसाती नदी है उसका नाम क्या रहेगा? तो बच्चों रहेगा घग्गर। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी, सबसे महत्वपूर्ण जो बरसाती नदी है वो नदी रहेगी घग्गर नदी। अगला है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है बंदरपुछ की पहाड़ी, ये नहीं रहेगा क्योंकि बंदरपुछ की पहाड़ी से यमुना नदी निकलती है। डगसई की पहाड़ी, धरती दर की पहाड़ी, धरती दर की जो पहाड़ी है बच्चों, इस पहाड़ी से हमारी मारकंडा नदी निकलती है। ऑप्शन डी है मोरनी की पहाड़ी, इससे हमारी टांगरी नदी निकलती है। बच गया डगसे की पहाड़ी। तो बच्चों क्या है, जो हमारा पानी का गड्ढा है उसे क्या करना चाहिए? हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अवशिष्ट पदार्थ न पड़ पाए। तो हमें याद रखना है, जो गड्ढा होता है मटका होता है बच्चों, गड्ढा याद रखना है। गड्ढे को किस प्रकार रखना चाहिए बच्चों? गड्ढे को ढंग से रखना चाहिए, सही तरीके से रखना चाहिए और ढक रखना चाहिए। तो याद रखना है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल डगसई की पहाड़ी से होता है, हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी खालिस्तान के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी कि घग्गर नदी के बारे में पूछा गया बच्चों, जो घग्गर नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? तो हमने अच्छी तरह हमारे टॉपिक में मैप से समझा था बच्चों। हरियाणा का ये भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, जो हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग है बच्चों,
और हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में जैसा कि हमने पढ़ा था घग्गर नदी है बच्चों। हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। पहाड़ी की बात की जाए तो डगसई की पहाड़ी है, डगसई की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और बच्चों हरियाणा में जो प्रवेश करती है सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला जिले का एक शहर आता है, जिस शहर का नाम है कालका। कालका में बच्चों यह नदी प्रवेश करती है और कालका में प्रवेश करने के बाद लास्ट में कभी तो ये बच्चों नदी थी पाकिस्तान तक जाती थी। इस नदी के बारे में हमने टॉपिक में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। तो ऑप्शन में हमें देखना है घग्गर नदी खालिस्तान के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है बच्चों, तो पंचकुला का शहर है कालका जहां घग्गर नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है। हमने 3 प्रमुख नदियां हैं बच्चों पढ़ा था कि हरियाणा में जो बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। उन तीनों नदियों के जो बाढ़ के मैदान है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हमने याद भी किए थे। सबसे पहले देखिए बाढ़ के मैदान, तो बच्चों बाढ़ के मैदान का जो निर्माण करती है वो है यमुना। दूसरा है बैट, जो बैट है बच्चों वो करती है बैट नामक बाढ़ के मैदान का निर्माण, जिसका नाम है मारकंडा। मारकंडा। उसके बाद बच्चों हमने घग्गर वाला क्या याद रखा था, हमने याद रखा था घग्गर से कि जो घग्गर से याद रखा था बच्चों घाघरा। और जो घाघरा है वो कैसे कलर का होता है, नीले कलर का। हमने याद किया था जो घाघरा है वो नीले कलर का होता है। और घाघरा से बच्चों हमने याद रखना था घग्गर और नीले से याद रखना था नीली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है खालिस्तान घग्गर की सहायक नदी है। तो बच्चों पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदी है जो घग्गर की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है यमुना। तो यमुना बच्चों किसकी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी है कौशल्या। कौशल्या नदी है बच्चों किसकी सहायक नदी है, कौशल्या घग्गर नदी की सहायक नदी है, क्योंकि एक तरफ से आती है घग्गर और एक तरफ से बच्चों आती है कौशल्या। ये जो दोनों नदियां हैं एक स्थान पर आके मिलती है, जिस स्थान का नाम है बच्चों पिंजौर। और पिंजौर में ही एक बांध बनाया गया जहां इन दोनों नदियों का संगम स्थल है बच्चों, जिसका नाम रखा गया कौशल्या डैम या कौशल्या बांध। इन दोनों नदियों के संगम स्थल के ऊपर ये बांध बनाया गया है बच्चों। तो पूछा जाए घग्गर की सहायक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। बाकी जो ये 2 नदियां हैं हमारी, ये दोनों की दोनों दक्षिणी अपवा तंत्र का भाग है। अगला देखिए, जल्दी से आप भी कमेंट करके बताइए कौशल्या बांध किस स्थान पर है। जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत बार हमने इस बांध के बारे में चर्चा की है, जिस बांध का निर्माण 2008 व 2012 के बीच किया गया था। और बांध कौन सा है बच्चों, बांध का नाम है कौशल्या बांध, जो कहां पड़ता है। जिले की बात की जाए तो पंचकुला जिला आएगा हमारा, लेकिन इसमें पूछा गया है डायरेक्ट स्थान बच्चों, तो स्थान कौन सा है, स्थान ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा, पिंजौर में है, क्योंकि यहाँ घग्गर व कौशल्या नदी का संगम होता था और वहीं पर बच्चों एक बांध का निर्माण किया गया 2008 व 12 के बीच। तो नाम क्या रखा गया, कौशल्या डैम या कौशल्या बांध नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। मारकंडा नदी है बच्चों, इसका प्राचीन नाम अलग होता था, बाद में महर्षि मार्कंडेश्वर आया करते, उसका नाम पर इस नदी का नाम रख दिया गया। तो इसमें पूछा गया है प्राचीन नाम क्या होता था बच्चों। देखिए ऑप्शन बी है कालिंदी। कालिंदी नहीं हो सकता क्योंकि कालिंदी किसका नाम है, यमुना नदी का नाम है। ऑप्शन बी है अरुणा, सी है रावी और डी है बच्चों मेघना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पूछा जाए मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो अरुणा रहेगा। बाद में बच्चों इस नदी का नाम क्या रख दिया गया, मार्कंडे ऋषि के नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा रख दिया गया था। अगला है मारकंडा नदी का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है वेदव्यास, ऑप्शन बी है पराशर ऋषि, ऑप्शन सी है मार्कंडे ऋषि, ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि जो मारकंडा नदी है इस नदी का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया था बच्चों। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा, मार्कंडे ऋषि के नाम पर मारकंडा नदी का नाम रखा गया। बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है। आगे है मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल वो होता है बच्चों जहां से नदी निकलती है। तो इसमें पूछा गया है मारकंड नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन ए है सिरमौर जिला, ऑप्शन बी है नाहन क्षेत्र, ऑप्शन बी है नाहन क्षेत्र, ऑप्शन सी है धरती दर की पहाड़ी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो हमने एक बहुत आसान सी ट्रिक पढ़ी थी बच्चों कि जो मारकंडा है, मारकंडा का मतलब क्या हमें याद रखना है कि मरा हुआ। क्या याद रखना है? मरा हुआ। कोई भी बच्चों जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको धरती के ऊपर लेटाया जाता है। धरती के ऊपर लेटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसको नहान यानी कि नहलाया जाता है। और नहलाते समय सबसे पहले क्या करना होता है? सिर के ऊपर पानी डाला जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से हमने एक ट्रिक से याद किया था मारकंडा नदी का उद्गम स्थल। तो ऑप्शन डी रहेगा बिल्कुल सही। अगर क्षेत्र पूछ ले तो नाहन क्षेत्र, जिला पूछे तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश, और बच्चों पहाड़ी पूछ ले तो धरती धर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। अगला है मारकंडा नदी का अधिकतर पानी किस झील में जाकर गिरता है? ऑप्शन ए है दमदमा झील। दमदमा झील में नहीं जाएगा क्योंकि दमदमा झील बच्चों गुरुग्राम के अंदर पड़ती है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में हमारी मारकंडा नदी जाती ही नहीं है। मारकंडा नदी बच्चों अंबाला में बहती है, कुरुक्षेत्र में बहती है, और कुरुक्षेत्र में बहने के बाद बच्चों एक झील है, उस झील में मिल जाती है, और उस झील से हमारी एक और नदी है जो इसका पानी लेकर घग्गर के अंदर डाल देती है। ऑप्शन बी है सेनिसा झील, बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। सेनिसा झील है, ये पेहोवा के अंदर है। पेहोवा कौन से जिले में है बच्चों? कुरुक्षेत्र जिले में है, जो प्राचीन समय में घोड़ा व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। ऑप्शन सी है बसई झील या बसई आर्द्र भूमि, ये भी गुरुग्राम में पड़ती है। और बड़खल झील है बच्चों फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? अभी हमने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बढ़ा था बच्चों कि मारकंडा यानी कि हमें कोई भी जो क्रिकेट में बात करते हैं भाई अब की बार सिक्सर लगाना है, तो सिक्सर किस प्रकार लगाएंगे बच्चों? जो बैट है, अगर हमें सिक्स मारना है तो बैट को किस प्रकार पकड़ना पड़ेगा बच्चों? बैट को बिल्कुल करड़ा पकड़ के मारना पड़ेगा। और क्या पकड़ना पड़ेगा? बैट। तो याद रखना है मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है बच्चों? तो क्या कहलाता है? बैट कहलाता है। घाघरा नीले कलर का होता तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नीली कहलाता है। और यमुना नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान ही कहलाता है। और बच्चों चो क्या है? चो है घग्गर नदी से निकलने वाले छोटे छोटे जो नाले हैं उनको चो कहा जाता है। आगे है निम्न में से किस स्थान पर मारकंडा नदी नहीं बहती? तो बच्चों स्थान पूछा गया है। ऑप्शन ए है काला अंब। काला अंब में बच्चों सबसे पहले यह नदी प्रवेश करती है, अंबाड़ा में पड़ता है यह काला अंब। अंबाड़ा के अंदर यह नदी प्रवेश करती है। लेकिन ये जो काला अंब है बच्चों एक पानीपत के अंदर भी पड़ता है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, वह उससे संबंधित है बच्चों। उसके बाद देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था बच्चों उससे संबंधित है 1761 से। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है शाहाबाद। बिल्कुल शाहाबाद में भी बहती है, पेहोवा में भी बहती है, और पेहोवा में एक सेनिसा झील है, वहां आकर ये नदी अपना अधिकतर पानी डाल देती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टोहाना। तो टोहाना यानी कि टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है, और फतेहाबाद तक ये नदी आती ही नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला है जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा बांध कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी के ऊपर बनाया गया है? अगर आपको बच्चों बांध का नहीं पता है, कभी ये बांध नहीं सुना है, तो भी हम ऑप्शन कट करके चलेंगे तो अपना उत्तर आप सही उत्तर तक जरूर पहुंच पाओगे। सबसे पहले देखिए बच्चों ताजे वाला बांध है, सभी को बच्चे बच्चे को पता है, हरियाणा का बहुत पुराना बांध है, 1873 में जिसका निर्माण किया गया था, और जो यमुना नदी के ऊपर बना था। तो एक ऑप्शन हमारा कट हो गया बच्चों। ऑप्शन बी है ओटू। ओटू डैम है बच्चों, ये रानिया तहसील सिरसा के अंदर पड़ता है, और सिरसा में हमारी नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर, तो घग्गर नदी पे है। मसानी डैम है बच्चों, ये जो डैम है मसानी डैम, ये तितरपुर मसानी गांव में बनाया गया है, और ये जो डैम बनाया गया है ये है साहिबी नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 4 बच गया, चाहिए आपको आता भी ना हो बच्चों, तो हमारा डी बिल्कुल सही रहेगा। ये जो बांध है बच्चों कुरुक्षेत्र में बनाया गया है मारकंडा नदी के ऊपर, जिसका नाम है जल बहरा बांध। तो नोट करके याद करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ी से होता है बच्चों? हरियाणा की हमने 2 ही नदियां पढ़ी थी जो मुख्य रूप से हरियाणा में जिनका उद्गम होता है। एक का होता है बच्चों इंदौर के किले से, और दूसरी का होता है मोरनी की पहाड़ी से। ये 2 प्रमुख नदियां हैं हमारी जो बच्चों जिनका उद्गम हरियाणा में होता है। सबसे पहले है बच्चों सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होता है। सिरमौर जिले में या सिरमौर की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन बी है टांगरी,
ऑप्शन सी है बच्चों यमुना, जिसका उद्गम उत्तराखंड में होता है, बंदरपुच की पहाड़ी से। ऑप्शन डी है बच्चों साहिबी, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन हमारा बी बच गया, ये बिल्कुल सही रहेगा। टांगरी नदी है बच्चों, जिसका उद्गम हरियाणा से ही होता है, मोरनी की पहाड़ी से। और मोरनी की जो पहाड़ी है बच्चों पंचकुला में पड़ती है, और इसी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है करहो, जिसकी ऊंचाई औसतन 1514 मीटर है बच्चों। 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो ये मोरनी पहाड़ी है बच्चों, इस पहाड़ी का नाम एक मोरनी रानी के नाम पर रखा गया था, जो पंचकुला के अंदर पड़ती है। आगे है, जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सी नदी टांगरी की सहायक नदी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सी नदी है जो टांगरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी है आमरी नदी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है राक्षी नदी, राक्षी नदी बच्चों चोटांग नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी है बलियाली नदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ए व सी दोनों। ए आमरी और बलियाली बच्चों दोनों की जो दोनों नदियां है ये टांगरी नदी की सहायक नदी है। तो हमें याद रखना है दोनों की दोनों किसकी सहायक नदी है बच्चों, टांगरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप भी कमेंट करके बताइए, हरियाणा की किस नदी को ऐतिहासिक नदी का दर्जा प्राप्त है। ऐतिहासिक नदियां वो नदी होती है बच्चों जिस किसी का पुराना इतिहास हो। और हमें पता है हमारी हरियाणा की एक ऐसी नदी है बच्चों जिस नदी के किनारे बैठकर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो बच्चों महाभारत का समय है, ऐतिहासिक समय है। और उसी से हमारी एक नदी जुड़ी है बच्चों, जिस नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो बच्चों हरियाणा की जो ऐतिहासिक नदी है वो कौन सी नदी रहेगी, सरस्वती नदी रहेगी। इस नदी को बच्चों नदी तमा व माते तमा की संज्ञा दी गई है। माते तमा, नदी तमा का मतलब है बच्चों नदियों की माँ, और माते तमा का मतलब है माओ की माँ। जैसे कि हम हमारी गंगा जो नदी है बच्चों उसे माँ का दर्जा प्राप्त है, तो गंगा से भी पवित्र इस नदी को माना जाता था, इसीलिए इसे माते तमा यानी कि माओ की माँ भी सरस्वती नदी को कहा गया है। वर्तमान में बच्चों जो विलुप्त हो चुकी है। आगे देखिए, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे था बच्चों। क्वेश्चन हमें याद करना है, डाउट नहीं होना। इसमें क्या है, दो चीज प्रमुख है। एक तो है प्राचीन समय में बच्चों, एक बात है प्राचीन समय की, और एक बात है बच्चों वर्तमान समय की। अगर बात की जाए प्राचीन समय में, जो प्राचीन हरियाणा था किस नदी के किनारे स्थित था बच्चों, तो प्राचीन समय में जो हरियाणा है ये था सरस्वती नदी के किनारे। लेकिन वर्तमान में सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, और हरियाणा के बिल्कुल कोने पे एक नदी बह रही है बच्चों, जिस नदी का नाम है यमुना नदी। तो वर्तमान में पूछ ले हरियाणा किस नदी के किनारे है, तो बच्चों यमुना नदी के किनारे। और प्राचीन समय में पूछ ले तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे था प्राचीन समय में हमारा हरियाणा। आगे है, महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना किस नदी के किनारे बैठकर की गई थी। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताओ मेरे को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हम चर्चा भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन ए है साहिबी नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, और बच्चों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको 5 सेकंड का समय है। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना बच्चों किस नदी के किनारे बैठकर की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए महर्षि वेदव्यास ने की थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कौन सी नदी के किनारे बैठ के की थी बच्चों, इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर बच्चों महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। और महाभारत का जो लेखन का कार्य था बच्चों किसने किया था, कल की क्लास में हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसके बारे में जाना था बच्चों। किसने किया था, श्री गणेश ने किया था। रचना किसने की थी बच्चों, महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई, यानी कि हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना बच्चों। हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का उद्देश्य क्या था, यानी कि सरस्वती का विकास करने के लिए, क्योंकि बच्चों सरस्वती नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो ये नदी है ये जमीन के नीचे नीचे ही बह रही है। इसी नदी को दोबारा से जीवित करने के लिए बच्चों हरियाणा में एक बोर्ड की स्थापना की गई, जिस बोर्ड का नाम रखा गया हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड। ये जो बच्चों
बोर्ड है, इस बोर्ड की जो स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 2015 को की गई थी। और बात करें बच्चों इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष बच्चों हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। और बात करें बच्चों वर्तमान में उप अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो वर्तमान में उप अध्यक्ष है वो है दुम्मन सिंह किरमाच, दुम्मन सिंह किरमाच बच्चों। और जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की जो स्थापना की थी बच्चों हमारे तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते, जिसका नाम था बच्चों कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर थे बच्चों, 2015 में इसकी स्थापना की थी। और आज वर्तमान में बात करें कंवरपाल गुर्जर क्या है, तो बच्चों हरियाणा के वन मंत्री है, हरियाणा के विद्यालय शिक्षा मंत्री है बच्चों। तो ये भी हमें साथ साथ याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य किस गांव से शुरू किया गया था? बच्चों प्रदेश में सबसे पहले जो सरस्वती नदी है इसका जो खुदाई का कार्य है किस गांव से शुरू किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए है बेंगू। बेंगू गांव बच्चों सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। याद रखना है बेंगू गांव किस जिले में पड़ता है? सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। और बच्चों ये अंतिम गांव था, अंतिम गांव या अंतिम स्थान था जहां सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य किया गया। उसके बाद बच्चों आपन से पूछा गया है किस गांव से शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद बच्चों ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर। और बच्चों इस गांव का जो नाम है वो सरस्वती नदी के नाम पर ही, सरस्वती नदी के नाम पर ही बच्चों इस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है बच्चों मुंगलावाली। तो बच्चों मुंगलावाली हरियाणा का प्रथम गांव है जहां से सरस्वती नदी के खुदाई का कार्य स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। किस नदी को सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी मानी जाती है? यानी कि हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है बच्चों जिस नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो नदी है ये बिल्कुल जहां सरस्वती नदी बहती थी उसी के बिल्कुल साथ साथ यह नदी बहती थी बच्चों। लेकिन वर्तमान में दोनों की दोनों नदियां विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल सही रहेगा, चौटांग नदी है बच्चों। बहुत प्राचीन नदी होती थी और इसी नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसवाल सभ्यता, सीसवाल सभ्यता है बच्चों किस नदी के किनारे फली फूली थी या किस नदी के किनारे बसी थी? तो बच्चों चौटांग नदी के किनारे ही सीसवाल जो सभ्यता है ये फली फूली थी। उसके बाद देखिए हरियाणा की एकमात्र ग्रीन जोन नदी कौन सी है? ग्रीन जोन नदी वो नदी होती है बच्चों जिस नदी को प्रदूषण के रूप में कोई भी खतरा ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी नदी हो जिसके अंदर नीला पानी रहता हो बिल्कुल। तो बच्चों देखिए हरियाणा की एकमात्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो बच्चों ग्रीन जोन में आती है जिसको कोई भी खतरा नहीं है प्रदूषण के रूप में। तो बच्चों हमारी वो नदी है जिस नदी का नाम है थापना नदी। थापना नदी है बच्चों, ये जो नदी है यमुनानगर में प्रवेश करती है, शिवालिक की श्रेणी से बच्चों निकलती है और साथ साथ हरियाणा की सबसे छोटी भी नदी है, लगभग 15 किलोमीटर लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, सबसे स्वच्छ जल इस नदी में मिलेगा और ग्रीन जोन एकमात्र नदी है हमारी थापना नदी। अगला है दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए इंदौरी, बी साहिबी, सी यमुना, डी चौटांग। तो बच्चों दो ऑप्शन तो हमारे कट हो ही गई। यमुना उत्तरी हरियाणा की है और चौटांग भी उत्तरी हरियाणा की है बच्चों। तो इन दो में से हमें आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। साहिबी नदी है बच्चों जो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला है साहिबी नदी का उद्गम कहां से होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है मोरनी की पहाड़ी, तो दक्षिण हरियाणा की नदी है और मोरनी की पहाड़ी उत्तरी हरियाणा में पड़ती है। ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ये भी कट होगा बच्चों क्योंकि ये भी हरियाणा के उत्तरी भाग में है। ऑप्शन सी है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। अरावली की पहाड़ी से निकलती है हमारी नदी जिस नदी का नाम है बच्चों साहिबी नदी, जो यमुना की एक सहायक नदी भी है। साहिबी नदी अनेक धाराओं में जल को विभाजित किस स्थान पर करती है?
तो बच्चों जब हमने साहिबी नदी के बारे में पढ़ा था तो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था। जो साहिबी नदी है बच्चों, ये एक हमारा शहर है जिस जिले का नाम है झज्जर, और झज्जर का बच्चों एक गांव है जिस गांव का नाम है कुतानी। कुतानी में बच्चों जब ये नदी आती है बहती बहती, तो कुतानी के बाद आके बच्चों ये नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। कई धाराओं में बच्चों ये नदी विभाजित होती है और आगे जाकर ये सभी जो धारा है, एक गांव आता है जिस गांव का नाम है सेंदी या सेंधा गांव। सेंधा गांव में सभी धारा एक साथ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया है बच्चों किस स्थान पर विभाजित होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद बच्चों ये आगे जाती है नजफगढ़ झील तक। नजफगढ़ झील जाती है बच्चों, और नजफगढ़ झील में जाने के कारण इस नदी को नजफगढ़ नाला के नाम से भी जाना जाता है। और उसके आगे बच्चों इसकी छोटी सी धारा यमुना नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, तो यमुना की सहायक नदी भी कहलाती है। बच्चों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो कृपया सभी कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करने का कार्य भी कर दो भाई। हरियाणा रो मार दो थोड़ा सा जोटा भाई, मैं आप खातिर इतनी मेहनत करने लग रहा हूँ, देखो क्यों जमा पसीनम पसीन हो रहा हूँ भाई। मतलब ये माइक भी हिसाब है, पंखा भी कौन चला सकूं मैं, स्पेशल थारा खातर मेहनत करने लग रहा हूँ। अगर आप भी टारगेट बना लेना भाई, लगभग अपनी वीडियो पे 1000 प्लस व्यू आवे, मतलब 1000 व्यक्ति अपनी वीडियो न देखे, अगर वे 1000 व्यक्ति सभी के सभी अपनी वीडियो ने शेयर करें ना भाई, तो यह एक ही दिन में 1 लाख लोगों तक जा सके है बच्चों। तो करिए थोड़ा सा भी आप, जिस तरीके में थारा ध्यान रखो, आप थोड़ा सा मेरा भी रखते रहिए भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। किस नदी को नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है, तो अभी चर्चा की है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। यमुना, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, बताइए जल्दी से सभी साथी कमेंट करके, किस नदी को नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। तो देखिए कौन सी नदी है जिसे नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। नजफगढ़ झील भी है एक बच्चों दिल्ली के अंदर, जिसे पहले दासा बांध के नाम से भी जाना जाता था। बता देता हूं, वैसे है दिल्ली का ही, लेकिन फिर भी एग्जाम अगर आपने क्लियर करना तो बच्चों चुगड़दे की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो कह रहा होगा अपना ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहेगा बच्चों, शेयर करा जाया करो। बाकी में कोई कमी को नहीं, कंटेंट आपने बिल्कुल फ्री में ईसा दे दूंगा, जो आपने लाख रुपया में भी कौन मिले बच्चों। स्पेशल थारा खातर मेहनत करूं, मैं पहला टॉपिक तैयार करूं, फिर टॉपिक में पढ़ाऊं बच्चों, बीच में 20 बारी लाइट जा वीडियो ने एडिट कर करके मैं तैयार करूं। इतनी मेहनत कर लाग रहा हूं मैं थारा खातर, लेकिन थाम थोड़ी सी मेहनत कर दो। आज सारा न प्रण लेनी है भाई, आपने 10-10 चीज, टेलीग्राम ग्रुप हो कि व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूं मैं, आपने हर एक बच्चे ने 10 ग्रुपा में शेयर करनी है। और जो बच्चा बढ़िया मन अनुमान भाई आप अच्छे पढ़ाते हो, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जीके भाई रविंद्र सर, उस पर आपने स्क्रीनशॉट भेजने हैं। जो जो बच्चे भेजेंगे स्क्रीनशॉट, वे मैं मान के चलूंगा मेरे सबसे निजी खास प्रिय मेरे शुभ चिंतक है भाई भी। तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जीके भाई रविंद्र सर, उस पर हर बच्चे ने 10 ग्रुपा में शेयर करके जरूर फोटो डालनी है भाई, मैं आपकी वेट करूंगा। अगर आपका ग्रुप में ना डाली जावे तो उस ग्रुप में ही मेरा कॉन्टेक्ट मिलेगा, उस पर डाल दियो भाई, लेकिन आपने डालनी जरूर है, नहीं मैं कल आपकी क्लास को नहीं लेऊंगा भाई, क्योंकि मैं तो 3 से 4 घंटे मेहनत करूं आपकी एक क्लास खातर, पूरा दिन लगाऊं, और आप अगर मेरे खातर 2 मिनट भी ना खराब कर सको तो भाई आपका भी कोई जीना कौन। मैं थारा गुरु को नहीं, मैं थारा साथी हूँ भाई। गुरु ज्ञान ना मैंने गुरु दक्षिणा चाहिए, ना मैंने एक लवे की तरह थारा दाई ना हाथ का अंगूठा चाहिए भाई, बस मैंने शेर चाहिए, बस आप वो जोटा मार दो आगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चल रहा है भी, इंदौरी नदी का उद्गम कहां से होता है। इंदौरी नदी बच्चों 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम था, और उस एग्जाम में ये इस प्रकार के ऑप्शन थे, लेकिन बालका ने एक ऑप्शन तक तो बालक पहुंचे ही कौन, एक ऑप्शन ने तो सीधा ही कट मार दिया, कौन सा ने, इंदौर वाला ने। सारे नु बोले इंदौर तो खड़ा है मध्य प्रदेश में है, लेकिन बच्चों इंदौर अपने हरियाणा में भी है, और उसी स्थान से यह नदी निकली, इसीलिए इस नदी का नाम रख दिया इंदौरी नदी। कड़त निकली थी, पहले अपना जिला आया करता जिसका प्राचीन समय में तो नाम था सत्यमेवपुरम, बाद में मेवात होया, और ईब इसका कर दिया बच्चों नू नाम कर दिया। पूरे से ही तो निकले है, इंदौर का किला पड़े है उरे, और इस किला पे से यह नदी निकले है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही रहेगा। अपन कट कौन करना, अपन यो ठीक करना है बच्चों। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण तंत्र का हिस्सा है बच्चों? यो का काट दो, का लाग जाए छोटा मोटा। कौन सी नदी है जो दक्षिण तंत्र का हिस्सा है, यानी कि जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और दक्षिण में बह रहा है अपने? तो देखो कौन सी है, इंदौरी है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। दोहान, कृष्णावती और घग्गर। तो बच्चों हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं पूछा गया है। तो इंदौरी भी दक्षिण में से निकले, नू में से। दोहान भी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी, दक्षिण में ही है। कृष्णावती भी अरावली की पहाड़ी से निकले, लेकिन जो यह घग्गर है ना, यह घग्गर कड़े से निकला है भाई। यह घग्गर अपने निकले है डगसई की पहाड़ी से। और जो डगसई की यह पहाड़ी है, कड़े है, डगसई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में। जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन साथी क्लास से जुड़ रहा है, फिर आप अगला आंसर देखेंगे। आप साथ साथ कमेंट करके बताया जाया करो, ताकि मैंने पता चले जा भाई कौन कौन बालक जुड़ रहा है। किस नदी को प्राचीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता था कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? बताओ, मैं तेने पसीने पूछ लियो जल्दी। किस नदी को प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी भाई? ऑप्शन है गंगा। ना भाई, गंगा तो गंगोत्री से निकली थी, हरियाणा की तो नदी को नहीं आ, तो आप कौन पढ़ा भाई। लेकिन भारत की सबसे लंबी भी है, भारत माता का दर्जा भी प्राप्त है भाई इसने। उसके बाद ऑप्शन भी है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली थी, यो भी कोनी। टांगरी है बच्चों, मोरनी की पहाड़ी से निकली, ऑप्शन सी बच गया अपना, दोहान नदी। बच्चों दोहान नदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह जो नदी है, प्राचीन समय में प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया था कि ये जो नदी है भृगु ऋषि की पत्नी हुआ करती दिव्य पोलिमा भाई, उसके नेत्रों से निकली थी यह नदी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलांगे आप एक नई क्लास साथ। तब तक आप सभी शेयर का जोटा मारते रहियो। अरे रात का टाइम हो गया है भाई, अपना रोटी खा के सो जाओ। सवेरे एक बार और जरूर थोड़ी वीडियो में फास्ट करके आप दोहराया करो, ताकि आपके आसानी से याद हो जाए बच्चों, रिवाइज हो जाए। मैं गारंटी लेता हूँ सिटी मेंस और ग्रुप डी आपका एक भी क्वेश्चन गलत को नहीं होने दो बच्चों। जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो करंट अफेयर की भी आप तैयारी कराएंगे, लेकिन ये भी मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ ताकि सीटी का जो आपका मेंस का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। और भाई ग्रुप डी में बीच में एक दो बिना और मिला तो आप ग्रुप डी का भी क्रैश को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने ना तो भाई कोई दिहाड़ी चाहिए ना और की चाहिए, बस बच्चा का भला हो जाए। मैंने तो बस थारी दुआ चाहिए है। ठीक है भाई, फिर मिलांगे एक नई क्लास के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके भाई रविंद्र सर। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।